हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में आपातकाल की व्यवस्था। इसके पहले भी मैं पूर्व के वीडियो में आपको कुछ कुछ बता चुका हूं और आज मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। जैसा कि जानते हैं कि जो उस दिन मैंने बताया था कि भारत में आपातकाल की व्यवस्था जो है वो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, इसका जो सोर्स है, अब चूंकि हिंदुस्तान में ये कहा गया कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फेडरल होगा, मतलब संघात्मक होगा। संघात्मक मतलब क्या होगा कि स्टेट होंगे, केंद्र सरकार होगी, जैसे आप देख रहे हैं। और आजकल तो तीसरे नंबर का भी सरकार हो गया है, लोकल बॉडीज, जो आर्टिकल 73 और 74 इसके हमने इसको पढ़ा हुआ। आप वीडियो जरूर देखिएगा लोकल बॉडीज के। और ये जो है ये जिला पंचायत सिस्टम के बारे में है। और ये आर्टिकल 74 जो है, नहीं सॉरी, आर्टिकल नहीं, 73वां संशोधन अमेंडमेंट 73वां और 74 ये है अर्बन बॉडीज के लिए, माने नगर पालिका या कॉरपोरेशन, इसको बहुत ज़्यादा पावर दे दिए गए हैं। तो अब हमारा देश जो है का जो संविधान है वो त्रिस्तरीय संरचना की बात करता है। पहला केंद्र की बात करता है, केंद्र सरकार आप देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा जो स्ट्रक्चर है वह है स्टेट। जैसे हमारे देश में बिहार है, यूपी, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट हैं। तो उनके जो है ना, उनके अपने सिस्टम हैं। उनका एक गवर्नर है, उसके चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट रैंक ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और चीफ मिनिस्टर के पास में सारी सत्ता होती है। और गवर्नर जो है वो दो काम करता है, एक तो वो केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है, दूसरा वो स्टेट का हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लेकिन वो रूल नहीं करता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो असली पावर जो है वो मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के पास में होते हैं। तो हमारे देश में जो अभी संवैधानिक ढांचा है वो त्रिस्तरीय हो गया है। पहला केंद्र, दूसरा और तीसरा लोकल सेल को क्षेत्रीय या लोकल सेल बॉडी या क्षेत्रीय स्वायत्त संस्था। अब इसमें दो प्रकार के संस्था हैं, एक पंचायत सिस्टम है जो जिला पंचायत, उसके बाद में ब्लॉक पंचायत, उसके बाद में ग्राम पंचायत, और जो शहरों के लिए क्या है, कॉरपोरेशन। 1 लाख से ज़्यादा आबादी जो शहर है उसमें कॉरपोरेशन की स्थापना की जा सकती है। उससे कम जो है उसमें नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटीज की व्यवस्था होती है, और उससे जो कम है उसमें नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। तो वहाँ भी त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, अब दोस्तों अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये है, सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में ये इमरजेंसी प्रोविजन क्यों किया गया। अब देखिए, ये आपको अभी जैसे मैंने 3 बातें बताई, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 प्रकार के प्रावधान हैं इमरजेंसी के भारतीय संविधान में। अब ये नॉर्मल किताब में मिलेगा। जैसे आपको बीए में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में आपातकाल की क्या क्या व्यवस्था है, विवरण दें या डिस्कस करें, ठीक है। लेकिन जब यूपीएससी का आप एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं या एमपीपीएससी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जब संघात्मक व्यवस्था की गई है तो इमरजेंसी का प्रावधान क्यों किया गया, व्हाई। और यह लिखेगा कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि इमरजेंसी प्रोविजन, अब ये क्वेश्चन पूछ दिया, आपको लिख दिया कि इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एन एबरेशन टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, डिस्कस। देखिए, अब इसको कहेगा कि आप इसका व्याख्या प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एन एबरेशन, मतलब जो संघात्मक ढांचा है भारत के संविधान का, उसका ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है, जो आपातकाल की व्यवस्था, वो उसका उल्लंघन है। क्यों है, वाई।
ये डिस्कस करिए आप। अभी बात को ही घुमा दिया उन्होंने। अब इसका जवाब क्या होगा? अब जवाब ये होगा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि त्रिस्तरीय संरचना है, और जो दूसरे देश में जैसे अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सबसे आइडियल स्ट्रक्चर है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हमारे हिंदुस्तान में भी फेडरल स्ट्रक्चर की संरचना की गई है। लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन क्यों है? क्योंकि अमेरिका में तो इमरजेंसी प्रोविजन नहीं है। इसका रीजन क्या है? रीजन है हिंदुस्तान के हिस्टोरिकल सेटिंग में। जो हमारे हर देश का एक इतिहास होता है, तो हमारे देश का भी इतिहास है, और हमारे देश का तो सबसे पुराना इतिहास है, 5000 वर्ष पुराना इतिहास है। चाइना के बाद में चाइना और हिंदुस्तान का जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना सभ्यता है पूरे विश्व में, ठीक है, जो 5000 वर्षों तक, 5000 वर्षों का इतिहास है। इतना पुराना इतिहास किसी का नहीं है। अब उसका कारण क्या है? कारण ये है, पहला फिसिपेरस टेंडेंसीज। ये क्या है फिसिपेरस मतलब? इसका हिंदी क्या होता है कि देश में बहुत प्रकार के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो यहां पर अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि देश जो है रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया 1947 में, और जिसमें कि अंग्रेज ने इसमें बहुत ज़्यादा मदद किया, जो भी किया, लेकिन रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया, ठीक है। हालांकि हिंदुस्तान के नेताओं ने कभी उसको मान्यता नहीं दिया, ठीक है। अगर मान्यता देते तो हिंदुस्तान भी हिंदू स्टेट हो जाता, लेकिन हिंदुस्तान ने सेकुलर स्टेट की स्थापना किया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदुस्तान में धर्म का बहुत ज़बरदस्त, खास करके इस्लाम का ज़बरदस्त जो प्रभाव रहा, उसके कारण से वो चूँकि 700-800 वर्षों तक हिंदुस्तान पर शासन किए, तो उसके बाद में जो देश में अनेक प्रकार के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो अभी भी मौजूद हैं, और इसके पहले 1947 में बहुत ज़्यादा मौजूद थे। तो पहला तो ये कारण हुआ। दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। 2 प्रकार के फोर्स होते हैं फिजिक्स में, जिसने पढ़ा होगा। एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स होता है जो, मान लीजिए एक गोला है, तो यहाँ पर जो फोर्स जो यहाँ आएगी उसको बोलते हैं ये सेंटर, इसको बोलते हैं ये इधर का ताकत जो है यहाँ आएगा तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल, केंद्रीकृत बल, सेंट्रीपिटल। और जो ताकत केंद्र से बाहर की तरफ जाती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहरी ताकत आप समझ लीजिए सेंट्रीफ्यूगल। इसका हिंदी क्या होगा आप देख लीजिएगा डिक्शनरी में। तो 2 प्रकार की ताकत काम करती है किसी बॉडीज पर, किसी पदार्थ पर। एक सेंट्रीपिटल जो केंद्र की तरफ ताकत आता है, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो हमारे देश में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिव रहा है। जब भी केंद्र की सत्ता कमजोर हुई है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब रीजनल फोर्स, मतलब जाति का फोर्स, मतलब सेक्टेरियन फोर्स, ये सारे फोर्स हावी रहे हैं, और देश अनेक प्रकार के खंड खंड टुकड़ों में विभाजित रहा है। कुछ ही समय ऐसा रहा है जब देश में एक केंद्रीकृत ताकत रही है, जैसे मॉडर्न पीरियड में, जैसे गुप्त पीरियड में, जैसे मुगलों के समय में, खास करके अकबर और औरंगजेब के पीरियड में, लेकिन बाकी, और बाद में अंग्रेजों के समय में। लेकिन बाकी समय जो है, और अंग्रेज समय में तो 1/3 जो हमारा भूभाग था वो तो प्रिंसली स्टेट के पास में था। तो कहने का आशय यह है कि हिंदुस्तान का इतिहास ये बताता है ये कि हमेशा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम करते रहे हैं। लेकिन चाइना का इतिहास क्या बताता है? वहाँ पर हमेशा, अगर आप चाइनीज इतिहास पढ़ेंगे तो हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स काम करता है। वहाँ का जो एम्परर है वो सर्वशक्तिमान और सन ऑफ हेवन या सूर्य पुत्र कहा जाता है। तो आप चाइना में देखेंगे कि हमेशा से एक केंद्रीकृत पावर रहा है 3री शताब्दी 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के। हालांकि अनेक राजवंश बदले हैं उस पीरियड में, लेकिन फिर भी उनकी सत्ता पूरे चाइना पर काबिज रही है। हमारे देश में ऐसा नहीं रहा। इसीलिए पहला कारण तो यह रहा कि देश में जो विभिन्न, इसका रीजन क्या है? रीजन ये रहा है कि द कंट्री हैज स्टिल टू बी इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेशन का हिंदी क्या होगा बताओ? भारत में द कंट्री, मैंने इंडिया इज स्टिल, इसका मतलब क्या हुआ?
एकीकृत, हिंदी मतलब है इंटीग्रेट, मतलब एकीकृत, मतलब हिंदुस्तान का, जैसे कि अमेरिका का सोसाइटी एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी हो गया है, ब्रिटेन की सोसाइटी एक इंटीग्रेटेड, या पश्चिमी देशों की सोसाइटी इंटीग्रेटेड हो गया है, एकीकृत सोसाइटी हो गया है, ठीक है। वहां हमारे हिंदुस्तान में अभी भी एकीकृत सोसाइटी नहीं हुआ, समाज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? यहां पर जाति का बहुत ज्यादा बोलबाला है, अब तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप सोशियोलॉजी का मेरा कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़िए, ट्राइबल सिस्टम के बारे में पढ़िए, ठीक है। तो अभी भी जो है ना एकीकृत समाज नहीं हुआ है। उसके कारण से बहुत सारे, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम, रीजन सिस्टम, रीजनल सिस्टम, धर्म के माने रिलीजन, सेक्ट के मामले में, कहने के लिए हिंदू धर्म है लेकिन बहुत सारे सेक्ट इसमें काम करते हैं, जैसे वैष्णव है, शैव सेक्ट है, शाक्त सेक्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं देश में। अब धीरे धीरे आजादी के 72 साल के बाद में देश धीरे धीरे एकीकृत हो रहा है। क्यों? इसीलिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, देश इकोनॉमिकली यूनाइट हो रहा है। लेकिन 1947 में ये बात नहीं थी, इसीलिए जो देश अभी तक एकीकृत नहीं हुआ, जैसे कि अमेरिका सोसाइटी हो गया है, इसीलिए और विभिन्न प्रकार के जो विघटनकारी तत्व हैं, हिंदी में बोलेंगे जो फिसिपेरस टेंडेंसीज, जिसको कि हिंदी होगा विघटनकारी तत्व, जो विभिन्न प्रकार के विघटनकारी देश में हावी रहे हैं, इसके कारण से संविधान निर्माताओं ने, जो कि बहुत जबरदस्त माने संवैधानिक व्यवस्था के पक्षधर थे, डेमोक्रेसी में माने प्रजातंत्र में उनकी अटूट आस्था थी, वो कभी डिक्टेटरशिप या तानाशाही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देश में एक्सट्रीम सिचुएशन को निपटने के लिए एक्सट्रीम स्टेप का सहारा लिया। एक्सट्रीम स्टेप मतलब बहुत, क्या बोलेंगे हिंदी में, बहुत एक्सट्रीम स्टेप का सहारा लिया, ठीक है, जो कि आपको दूसरे संविधान में नहीं मिलेंगे। और इसीलिए उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को तो रखा, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था किया जिसमें कि किसी भी अंग, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो, किसी को भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाया गया ताकि वो दूसरे अंग पर प्रभावशाली हों। जैसे कि हिटलर ने 1930 के लगभग में किया था, और किस तरह से उसने पूरे संवैधानिक व्यवस्था को हड़प लिया और बाद में जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। उसी तरह से इटली में मुसोलिनी डिक्टेटर बन गया, पूरे संवैधानिक व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए। तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कोई, चूंकि ज़्यादा 1947 जब ये संविधान बन रहा था तो 1947 में बन रहा था, ठीक है, 47-48 में, 9 दिसंबर 1946 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, आपको याद रखना होगा। तो वो ज़्यादा पुराना भी नहीं पड़ा था, तो उससे बचने के लिए उन्होंने सारे व्यवस्था किया। अगर आप भारत के संविधान की को ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रकथन है, जो प्रीफेस इसको बोलते हैं कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसमें जो सोशलिज्म या डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, ये सारी बातें जो लिखी गई है ना, वो पूरा परिलक्षित होता है संविधान को पढ़ने पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप मैंने इमरजेंसी प्रोविजन क्यों किया? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा, पहला पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा, यहां पर अनेक प्रकार के विघटनकारी तत्व भावी रहे हैं धर्म के आधार पर। तीसरा पॉइंट, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका था। चौथा फैक्टर, सोवियत यूनियन और उसके साथ कम्युनिस्ट शासन का उदय हो चुका था, और इसके बाद ही चाइना में कम्युनिस्ट का शासन हो चुका था, जो हमारा एकदम ही पड़ोसी राज्य है। 1947 में विश्व जो है 2 खेमे में विभाजित हो गया था, 5वां नंबर, और एक का जो लीडर था वो यूएसए था, दूसरे का लीडर सोवियत यूनियन था। दोनों खेमे में परस्पर शीत युद्ध, अंग्रेजी में बोलते हैं कोल्ड वार, शुरू हो चुके थे। आंतरिक मामले में
उत्तर पूर्व के इलाकों में, खास करके नागालैंड में, मणिपुर में, आसाम में, मेघालय में, इन सब राज्यों में विघटनकारी तत्व बहुत ज़्यादा हावी थे और उनको पड़ोसी देशों से मदद मिलती थी। तेलंगाना में कम्युनिस्टों ने जबरदस्त आंदोलन चलाया हुआ था। तो ये सारे फैक्टर ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल सिचुएशन था, एबनॉर्मल, असामान्य परिस्थिति, असामान्य। इस असामान्य परिस्थिति से निपटारा करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने इसमें इमरजेंसी का प्रोविजन किया। अब अगर आप इतना 200 वर्ड में आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, इतना अगर आप लिख दोगे तो पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर IPS ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।